अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर हारिस अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैमटेक। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट एक मॉडर्न बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुनियादी पिलरों में से एक है। ये टॉपिक उन तमाम रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को साइंटिफिक डेप्थ के साथ समझेंगे। हमारी प्रेजेंटेशन के कंटेंट कुछ इस तरह से हैं कि पहले हम सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और अलाइनमेंट हमें क्यों ज़रूरी है हम ये बात करेंगे। उसके प्रिंसिपल, गोल्स और एग्जांपल्स और जो टूल हम यूज़ करते हैं हम उनकी बात करेंगे। फिर जो सीक्वेंस अलाइनमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं हम उनकी बात करेंगे और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसमें इश्यूज़ कौन कौन से हैं और इसके एडवांटेजेस और रेफरेंसेस जो इस प्रेजेंटेशन में यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट है क्या, या हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के प्राइमरी सीक्वेंस को एक खास तरीके से अरेंज करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसका मकसद ये होता है कि हम उन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं। तो इन सीक्वेंसेस के दरमियान जो सिमिलरिटी होती है वो किसी न किसी वजह से होती है, और वो वजह हो सकती है फंक्शनल, स्ट्रक्चरल या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दीज सीक्वेंसेस, या उन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो ये रिलेशनशिप है उसकी वजह से ये सिमिलरिटी हो सकती है। तो अगर हम सिंपल अल्फाज में ये समझें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जिन दो सीक्वेंसेस के दरमियान सिमिलरिटी है तो इसकी पॉसिबल एक वजह ये भी हो सकती है कि उन दोनों का फंक्शन एक जैसा हो, बायोलॉजिकल फंक्शन, या उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, या फिर ये दोनों सीक्वेंसेस एक ही कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव हुए हैं। ये तीनों पॉसिबिलिटीज सीक्वेंस अलाइनमेंट से रिवील होती हैं। और दूसरी बात कि सीक्वेंस अलाइनमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, जिसको पेयर वाइज अलाइनमेंट कहा जाता है, या फिर तीन या तीन से ज्यादा सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। इस कंपैरिजन में हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यानी न्यूक्लियोटाइड बेसिस या अमीनो एसिड को सीक्वेंशियली सर्च करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न दोनों या तमाम सीक्वेंसेस में सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। ये पैटर्न मैचिंग सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक डीपली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे जीनोम की हिस्ट्री बयान करता है। तीसरी और बहुत एलिगेंट डेफिनेशन जो इस स्लाइड में दी गई है वो ये है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट इज मेड बिटवीन अ नोन सीक्वेंस एंड एन अननोन सीक्वेंस और बिटवीन टू अननोन सीक्वेंसेस। जैसे जब हम किसी नए जीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसे एक ऑलरेडी करेक्टराइज्ड रेफरेंस सीक्वेंस के साथ अलाइन करते हैं, या फिर दो अननोन सीक्वेंसेस को भी एक दूसरे के साथ अलाइन किया जा सकता है ताकि उनके दरमियान कोई नया बायोलॉजिकल रिलेशनशिप डिस्कवर किया जा सके। और ये क्रोमेटोग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इस प्रोसेस को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां सीक्वेंस डेटा को अलाइन करके मीनिंगफुल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा रही है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जब हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं तो जो नोन सीक्वेंस होता है, यानी जिस सीक्वेंसेस के बारे में हमें पहले से पता है, उसे हम रेफरेंस सीक्वेंस कहते हैं। तो हमारा रेफरेंस सीक्वेंस वो हो गया जिसका हमें पहले से पता है, और जिसे हम आइडेंटिफाई या करेक्टराइज करना चाह रहे हैं उसे हम क्यूरी सीक्वेंस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ब्लास्ट जैसे टूल यूज करते हैं तो आप अपने क्यूरी सीक्वेंस को रेफरेंस जीनोम के साथ अलाइन करते हैं, आपकी सीक्वेंस कहाँ और कितनी फिट होती है। रेफरेंस सीक्वेंस एसेंशियली एक बेंचमार्क की तरह काम करती है जिसके अगेंस्ट हम अपने क्यूरी सीक्वेंस को एवल्यूएट करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को अब ध्यान से देखते हैं। तो इस डायग्राम में दो सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर किया गया है या अलाइन किया गया है। ये सीक्वेंस 1 है और ये सीक्वेंस 2 है। इन दोनों के दरमियान अलग अलग रिलेशनशिप्स को यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहला कंसेप्ट है आइडेंटिटी का। जब दो सीक्वेंसेस एक ही कॉलम में बिल्कुल सेम न्यूक्लियोटाइड जैसे हों, जैसे यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायमीन है, तो इसे आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये पोजीशन एवोल्यूशनरी हाईली कंजर्व्ड है और म्यूटेशन का शिकार नहीं हुई। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है सिमिलरिटी का, और ये आइडेंटिटी से थोड़ा अलग है। जब दो सीक्वेंसेस के एक कॉलम में न्यूक्लियोटाइड सेम नहीं होते लेकिन उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं तो इसे सिमिलरिटी कहते हैं। जैसे अगर एक पोजीशन पर ग्वानिन है और दूसरी पोजीशन पर एडेनिन है तो ये दोनों डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन दोनों प्यूरिन्स हैं। बायोकेमिकली सिमिलर होने की वजह से इन्हें सिमिलर माना जाता है, आइडेंटिकल नहीं। स्कोरिंग मैट्रिसेस में ऐसे सिमिलर सब्स्टिट्यूशंस को पार्शियल स्कोर दिया जाता है। और तीसरा कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है गैप्स का।
तो ये जो डैशेस हैं ये गैप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गैप का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई एरर है, बल्कि गैप एक एवोल्यूशनरी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी सीक्वेंस में एक या ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो जाएं, जिसे हम इंसर्शन कहते हैं, तो दूसरी सीक्वेंसेस में उस पोजीशन पर गैप आ जाता है। इसी तरह अगर किसी सीक्वेंस से कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए, जिसे डिलीशन कहते हैं, तो वहां भी अलाइनमेंट में गैप आ जाता है। इसीलिए ये गैप सिर्फ टेक्निकल प्लेस होल्डर्स नहीं है, ये एक्चुअल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अलाइनमेंट खुद ये नहीं बता सकती कि किसी गैप की मॉलिक्यूलर ऑरिजिन क्या थी। यानी ये नहीं पता चलता कि गैप इंसर्शन की वजह से आया या डिलीशन की वजह से। ये एम्बिग्विटी इसलिए होती है क्योंकि दोनों सिनेरियोज में अलाइनमेंट का विजुअल रिजल्ट सेम होता है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें एडिशनल जीनोमिक डाटा या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक लिमिटेशन है सीक्वेंस अलाइनमेंट की, जो एक रिसर्चर को हमेशा जहन में रखनी चाहिए। अब इस स्लाइड में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स को कवर करेंगे: मोटिवेशन, सीक्वेंस होमोलॉजी और एक अच्छी अलाइनमेंट की डेफिनेशन। ये कंसेप्ट्स पूरी सीक्वेंस अलाइनमेंट की साइंटिफिक रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की, यानी आखिर हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते क्यों हैं। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। हम सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं ताकि उनकी सिमिलरिटी को एसेस कर सकें और ये जान सकें कि उन सीक्वेंसेस का एक दूसरे के साथ क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। जब दो ऑर्गेनिज्म या दो जीन्स की सीक्वेंस को कंपेयर किया जाता है तो उनके दरमियान सिमिलरिटी का लेवल हमें ये बताता है कि ये सीक्वेंसेस बायोलॉजिकली कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। ये एक फंडामेंटल साइंटिफिक क्वेश्चन है जो जीनोमिक्स, कंपैरेटिव बायोलॉजी और मेडिसिन सब में इक्वली रेलेवेंट है। बिना अलाइनमेंट के हम सीक्वेंसेस का सिर्फ सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी एवोल्यूशनरी स्टोरी तक तब ही समझ सकते हैं जब हम उन्हें प्रॉपर्ली अलाइन करके कंपेयर करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है सीक्वेंस होमोलॉजी का। ये एक ऐसा टर्म है जिसे बहुत से लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट पर आप ध्यान दें। दो सीक्वेंसेस को होमोलॉगस तब कहा जाता है जब वो दोनों किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हों। होमोलॉजी सिर्फ सिमिलरिटी का नाम नहीं, बल्कि ये एक एवोल्यूशनरी क्लेम है। मतलब ये कि अगर दो जीन्स होमोलॉगस हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों जीन्स एक ही एंसेस्ट्रल जीन से ड्राइव्ड हैं और टाइम के साथ म्यूटेशंस की वजह से अलग अलग हो गई हैं। होमोलॉजी दो तरह की होती है: ऑर्थोलॉगस, जो अलग स्पीशीज में सेम एंसेस्ट्रल जीन से ड्राइव होती हैं, और पैरालॉगस, जो सेम स्पीशी में जीन डुप्लीकेशन के बाद डाइवर्ज करती हैं। ये डिस्टिंक्शन रिसर्च में बहुत क्रिटिकल होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक अच्छी अलाइनमेंट वो होती है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस और इंडल्स कम से कम हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया हो, जैसे ए की जगह जी आ गया हो। और इंडल्स इंसर्शंस और डिलीशंस पर काम करती हैं। या तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है या फिर वो रिमूव हो गया है। जैसे इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे ये रिमूव है, तो ये हमारे पास इंडल्स में आएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में आएगा। जितने कम सब्स्टिट्यूशंस और इंडल्स होंगे, अलाइनमेंट उतनी ही हाई क्वालिटी और बायोलॉजिकली मीनिंगफुल होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि सीक्वेंस एवोल्यूशनरी क्लोज हैं और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। अब सवाल आता है कि आखिर सीक्वेंस अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक अलाइनमेंट क्यों की जाती है, तब तक हम इसके एल्गोरिथम्स और एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस स्लाइड को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली समझते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा डीएनए या प्रोटीन के सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एग्जैक्ट मैचेस ढूंढना नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को समझना होता है। इस स्लाइड में आप समझ सकते हैं कि अलाइनमेंट की मदद से हम मैच, मिसमैच और गैप को ढूंढ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होमोलॉजी को समझने के लिए होता है, यानी ये देखने के लिए कि दो अलग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसेस किसी कॉमन एंसेस्टर की वजह से कितने मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होमोलॉजी को समझना है, यानी ये देखना कि दो अलग ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसेस कैसे किसी कॉमन एंसेस्टर की वजह से कितने मिलते हैं। अगर हमें सीक्वेंसेस की सिमिलरिटी का पता चल जाए तो हम किसी अननोन प्रोटीन या जीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट हमें दो सीक्वेंसेस के दरमियान होमोलॉजी दिखाती है, लेकिन याद रहे कि सिमिलरिटी एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है जो सिर्फ ये बताती है कि दो सीक्वेंस आपस में कितना मैच कर रहे हैं। एक जरूरी बात यह है कि अगर दो सीक्वेंस आपस में मिलते जुलते हैं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो आपस में फंक्शन भी शेयर करते हैं कॉमन। इसी तरह अगर उनका फंक्शन सेम हो या सिमिलर हो तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सीक्वेंस लेवल पे आपको सिमिलरिटी नजर आए।
फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जहां सीक्वेंस देखने में तो बहुत मिलते जुलते होते हैं मगर उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, यानी वो होमोलोगस नहीं होती। इस स्लाइड में हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के बुनियादी गोल्स देखेंगे। इसका सबसे अहम मकसद कंजर्व रीजन और डिफरेंसेस की निशानदेही करना है। कंजर्व रीजन वो हिस्से होते हैं जो एवोल्यूशन के दौरान तब्दील नहीं होते और अक्सर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हम ये चेक करते हैं कि क्या एक सीक्वेंस का कोई छोटा हिस्सा दूसरे सीक्वेंस के किसी हिस्से के साथ सही तरह अलाइन हो रहा है या नहीं। इस स्लाइड में हम ग्लोबन प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसके सीक्वेंस सिमिलरिटी को समझेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ग्लोबन की 3D स्ट्रक्चर है और इसके साथ यहाँ पे एक लाइगेंड भी बाइंड किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इसकी अलाइनमेंट आ जाती है। तो ये टोटल 8 हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जिनको अलाइन किया है। तो हमें ये पता चला कि ये जो कलरफुल रीजन है ये तो ये वो रीजन कंजर्व्ड हैं, वक्त के साथ ये चेंज नहीं हुई। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ गैप्स भी हैं, यहाँ पे गैप्स हैं और ये गैप्स हैं। ठीक है, ये गैप्स हैं हमारे पास और ये गैप्स हैं। ये चीजें जो हैं ये गैप्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन इतनी नहीं है। ये जो नॉन कलर रीजन है यहाँ पे कंजर्वेशन इतनी नहीं है। बट ये जो कंजर्व रीजन है जो कलर से शो कराई गई हैं ये वक्त के साथ कंजर्व्ड ही रही हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये किसी फंक्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर ये चेंज हो जाती तो इनका फंक्शन तब्दील हो जाता। अब हम उन टूल्स और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जो सीक्वेंस अलाइनमेंट के अमल को मुमकिन बनाती हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अलाइनमेंट परफॉर्म करने के लिए कई मशहूर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें मसल, टीकॉफी, क्लस्टल ओमेगा और एमव्यू जैसे शामिल हैं। पाइमोल भी इन सारी अलाइनमेंट को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सेबरटूथ और सेटसम भी स्पेशलाइज्ड अलाइनमेंट टास्क के लिए बेहतरीन टूल तस्वुर किए जाते हैं। इन टूल की मदद से हम हजारों बेस पेयर या अमीनो एसिड को चंद सेकंड्स में अलाइन कर सकते हैं, जो मैनुअली करना तकरीबन नामुमकिन होता। सीक्वेंस अलाइनमेंट को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए हम मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल टूल्स और एल्गोरिथम्स का सहारा लेते हैं। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस अलाइनमेंट से जुड़े कुछ अहम सवालात और प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला सवाल होता है सीक्वेंसेस की तादाद का। अगर हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो इससे पेयर वाइज अलाइनमेंट कहते हैं। अगर हम दो से ज्यादा को कंपेयर कर रहे हैं तो इसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं। दूसरा अहम क्वेश्चन ये होता है कि सीक्वेंस का कौन सा हिस्सा अलाइन करना है। अगर पूरे सीक्वेंस को शुरू से लेकर आखिर तक अलाइन किया जाए, जैसे ये है इस केस में, तो इसको कहते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। लेकिन अगर सिर्फ मिलते जुलते टुकड़ों पर तवज्जो दी जाए या उन रीजन्स पर जो सिर्फ मिल रही हैं, जो अलाइन कर रही हैं, उन पर तवज्जो दी जाए तो उसको कहते हैं लोकल अलाइनमेंट। अगर पूरी पे तवज्जो दी जाए तो उसे कहते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। इसके अलावा सिमिलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन स्कोर और गैप पेनल्टीज का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि अलाइनमेंट कितनी बेहतर और एक्यूरेट है। सीक्वेंस अलाइनमेंट को बुनियादी तौर पर दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। पहली है पेयर वाइज अलाइनमेंट। नाम से ही जाहिर है इस मेथड में हम एक वक्त में सिर्फ दो क्यूरी सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन करते हैं ताकि उनके दरमियान बेहतरीन मैचिंग ढूंढ सकें, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल। दूसरी टाइप है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये दरअसल पेयर वाइज अलाइनमेंट की ही एक एक्सटेंशन होती है, लेकिन इसमें हम तीन या तीन से ज्यादा मिलते जुलते लेंथ के सीक्वेंसेस को एक साथ अलाइन करते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एवोल्यूशन और कंजर्व रीजन्स को समझने के लिए पेयर वाइज अलाइनमेंट के मुकाबले में ज्यादा गहरी मालूमात फराहम करती है। एज एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ सिर्फ दो सीक्वेंसेस यूज किए, तो ये हमने इसको नाम दिया पेयर वाइज अलाइनमेंट और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टोटल 4 सीक्वेंसेस यूज किए और इसको हमने नाम दिया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज अलाइनमेंट दो तरह की होती हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट में हमने पूरी लेंथ के सीक्वेंस को आपस में अलाइन किया और उसमें देखा कि कौन कौन सी रीजन कंजर्व थी। जबकि इसके बरक्स जो हमारे पास लोकल अलाइनमेंट है उसमें हमने सिर्फ कंजर्व रीजन को देखा, पूरी लेंथ की सीक्वेंस को हमने नहीं देखा। जहां पे कंजर्व्ड अलाइनमेंट है सिर्फ उस टुकड़े को हमने एनालाइज किया। अब हम ग्लोबल अलाइनमेंट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। इस मेथड में अलाइनमेंट को पूरे सीक्वेंस लेंथ पर फैला दिया जाता है ताकि शुरू से लेकर आखिर तक ज्यादा से ज्यादा मैचिंग अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स को शामिल किया जा सके। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे दो सीक्वेंसेस के दरमियान वर्टिकल लाइंस आइडेंटिकल हिस्सों को जाहिर करती हैं। ये वाली जो लाइंस हैं ये आइडेंटिकल हिस्सों को शो कर रही हैं और ये पूरी लेंथ पे कवर कर रही हैं शुरू से लेकर एंड तक। ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए जो मशहूर एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है उसे नीडलमैन वन स्विच एल्गोरिथम कहते हैं और इसे परफॉर्म करने के लिए एम्बोस नीडल
टूल यूज किया जाता है। ये मेथड तब बेहतरीन काम करता है जब हम दो ऐसे सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं जो तकरीबन एक ही लंबाई के हों और उनके दरमियान गहरा ताल्लुक उम्मीद किया जा रहा हो। अब हम बात करते हैं लोकल अलाइनमेंट की। ग्लोबल अलाइनमेंट के बरक्स लोकल अलाइनमेंट वहां रुक जाती है जहां आइडेंटिटी या स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी खत्म हो रही हो। इसमें पूरे सीक्वेंस को अलाइन करने की बजाय उन मखसूस हिस्सों या उन रीजन्स को अलाइन किया जाता है जो आपस में मैच करते हैं। इस मकसद के लिए सबसे मशहूर टूल ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे जो एल्गोरिथम काम करता है उसे स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने फुल लेंथ को अलाइन नहीं किया, दूसरे सीक्वेंस की लेंथ थोड़ी थी, तो हमारा फोकस सिर्फ वहां तक रहा जो सीक्वेंसेस मैच कर रहे थे। तो हमने इस रीजन को अलाइन किया और इसी पे हमारा फोकस रहा। कंप्लीट लेंथ पे हमने फोकस नहीं किया, तो ये वाली रीजन हमारी एक्सक्लूड हो गई और जो रीजन हमारी अलाइन कर रही थी हमारा फोकस उस पे रहेगा। अब हम देखते हैं कि पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करने का सबसे प्रैक्टिकल और आम तरीका हायरार्चिकल एक्सटेंशन है, जो दरअसल पेयर वाइज मेथड की ही एक एडवांस शक्ल है। इसका बुनियादी असूल ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप पेयर वाइज मेथड को बार बार अप्लाई करते हैं ताकि दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को एक साथ अलाइन किया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, पहले इन सीक्वेंसेस को पेयर वाइज अलाइन किया जाता है और फिर इसी चीज को बाकी सीक्वेंसेस पे फैलाया जाता है वन बाय वन। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीक्वेंस डेटा को बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज करने में मदद देती है, जिससे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एनालिसिस ज्यादा आसान हो जाती है। सीक्वेंस अलाइनमेंट करते वक्त हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको इस स्लाइड में हाईलाइट किया गया है। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जिन सीक्वेंसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी जो लंबाई है वो डिफरेंट हो सकती है। दूसरा ये कि अक्सर सीक्वेंसेस में सिर्फ छोटे से रीजन ही आपस में मैच करते हैं। एवोल्यूशन के दौरान एंसेस्ट्रल सीक्वेंस में मुख्तलिफ हिस्से में मुख्तलिफ लंबाई के हिस्से या तो डिलीट हो जाते हैं या नए शामिल हो जाते हैं। इस मसले को हम हल करने के लिए हम ट्रायल अलाइनमेंट करते हैं, साथ ही हम स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हर सही मैचिंग बेस के लिए +1 स्कोर दिया जाता है, मिसमैच पर 0, और अगर आपके गैप देना पड़े तो -1 की पेनल्टी लग जाती है। ये स्कोरिंग हमें ये बताती है कि हमारी अलाइनमेंट कितनी बेहतर और बायोलॉजिकली एक्यूरेट है। अब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट के फवायद पर नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुख्तलिफ लंबाई के सीक्वेंसेस को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये मेथड हमें ऐसी लंबी सीक्वेंसेस को एनालाइज करने में मदद देता है जिनमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स शामिल हों। इसके अलावा हम मुख्तलिफ प्रोटीन फैमिलीज के दरमियान कंजर्व डोमेन ढूंढ सकते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शंस को समझने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अलाइनमेंट के जरिए हम ई वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं और दो सीक्वेंसेस के दरमियान बारीक से बारीक डिफरेंसेस को भी चेक कर सकते हैं। इसका आउटपुट समझना निहायत आसान होता है। ये फंक्शनल ऑर्थोलॉजी की निशानदेही करने में मददगार साबित होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ स्पीशीज में कौन सा जीन एक जैसा काम कर रहा है। इस स्लाइड में हमारे रेफरेंसेस आ गए जिससे हमने ये सारा डाटा कलेक्ट किया। आखिर में मैं इस प्रेजेंटेशन को एक बहुत ही दिलचस्प बात के साथ खत्म करना चाहूंगा कि अल्फाज कैसे अहमियत नहीं रखते कि जब हमारा डीएनए भी दरअसल लेटर्स का एक सीक्वेंस ही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें इसी कुदरती कोडिंग को समझने और जिंदगी के राजों को सुलझाने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के हवाले से ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बार बार देख सकें। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।